बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करते हैं आप सब भाई खैरियत से होंगे। तो दोस्तों अल्लाह के फजलो करम से मैं भी खैर वाफियत से हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस चैनल पर आपको पोल्ट्री से मुतल्लिक मुफीद मालूमात फ़राहम की जाती है। तो नीड ऑफ़ द आवर कह लें या फिर आप वक्त की नज़ाकत कह लें, उसके हिसाब से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईबी। ये एक वायरल डिज़ीज़ है, इसको इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस भी बोला जाता है। तो दोस्तों ये काफ़ी नुकसानदेह साबित होती है फार्मर्स के लिए, और खुदा ना खास्ता अगर ये किसी फ्लॉक पर हिट होती है और उसको अगर वैक्सीन नहीं की हुई आईबी के अगेंस्ट, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको पता लग सके इस बीमारी के मुतल्लिक ये बीमारी है क्या, या इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, या इसके क्लिनिकल साइंस क्या हैं। तो आइए चलते हैं मोहसिन की तरफ और मोहसिन से जानते हैं इसके मुतल्लिक तमाम मालूमात। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मोहसिन, मैं भी खैरियत से हूँ। मोहसिन, जैसा कि आप आईबी के बारे में जानते हैं, हमारे व्यूअर्स को ज़रा पहले आप ये समझाएं कि आईबी होती क्या है। जी आईबी एक वायरल डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि बर्ड को सांस लेने में काफ़ी दुश्वारी आती है। आईबी का जब अटैक आता है तो बर्ड की जो सांस लेने वाली नाली है, जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं, उसके अंदर बलगम आ जाती है, जिसको पोल्ट्री की ज़ुबान में कहते हैं कि प्लग आना, और हम नॉर्मल इसको ज़ुबान में कह सकते हैं कि बर्ड को बलगम का इशू आ गया है। बलगम की वजह से या प्लग की वजह से बर्ड को सांस लेने में काफ़ी दुश्वारी पैदा होती है और बर्ड जो है वो मुंह खोल के सांस लेने लग जाता है। तो ये एक वायरल डिजीज़ है और ये काफ़ी ख़तरनाक है पोल्ट्री के लिए। अच्छा मोहसिन, आप ज़रा हमें उन वजूहात के बारे में भी बताएं जो आईबी के आने का बाइस बनती हैं। आईबी के आने की जो वजूहात होती हैं उसमें मैं दो चीज़ों को हाईलाइट करूंगा, जिसमें सबसे पहले तो मैं गर्मी का जो आगाज़ है, जैसे मार्च के एंड से लेकर जून तक जो पीरियड होता है, इसमें हवा में नमी की मिकदार जो है काफ़ी कम होती है, जिसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। वैसे आइडियल जो ह्यूमिडिटी होती है वो 50 से 70% जो है ना वो आइडियल कंसीडर की जाती है, जो बर्ड के लिए एक अच्छी रेंज है। तो इसमें क्या होता है कि गर्मी के स्टार्ट में हवा में नमी कम होती है, लू चल रही होती है, जिसकी वजह से बर्ड खुश्क हवा की वजह से बर्ड के अंदर ये आईबी का जो है ना प्रॉब्लम आता है, बर्ड को सांस लेने के मसाइल आते हैं। और दूसरी जो वजूहात है वो मैं आपको उसमें बता देता हूँ कि जब हमारे पास गंदम का मौसम आता है, गंदम का मौसम भी आपने देखा है कि इन्हीं महीनों में आता है। मार्च और अप्रैल में गंदम की कटाई जो है वो चल रही होती है। तो जब गंदम के महीनों में थ्रेशरें चलती हैं तो हवा में डस्ट और धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब हवा चलती है तो उस धूल मिट्टी की वजह से बर्ड जब सांस लेता है तो उसको सांस का प्रॉब्लम बनता है। अच्छा मोहसिन, जैसे आपने बताया कि थ्रेशर्स की वजह से हवा में काफ़ी डस्ट शामिल हो जाती है, और उसके अलावा गर्मी के पहले 3 महीनों में हवा में नमी का तनासुब काफ़ी हद तक कम होता है। तो अब ज़रा हमारे व्यूज़ को ये भी बताएं कि वो किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले नमी के तनासुब की बात करते हैं। नमी का तनासुब जो है उसको मेंटेन करने के लिए हमने अपने बर्ड में जो है वो स्प्रे का इस्तेमाल करना है। बर्ड के ऊपर स्प्रे करेंगे। फार्म के अंदर हम जो स्प्रे वाली मशीन है उससे हम शावर करेंगे, और अपने फार्म के अंदर पिलर्स के ऊपर, छतों के ऊपर, और नीचे जो लिटर है, जो नीचे हमने बेड तैयार किया हुआ बर्ड का, हमने इसके ऊपर स्प्रे करनी है। बेसिकली ह्यूमिडिटी जो है वो नमी के तनासुब को कहते हैं। तो हम स्प्रे का इस्तेमाल करके फार्म के अंदर नमी की मिकदार को बढ़ाएंगे, तो जिससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपको फ़र्क महसूस होगा। इसके अलावा अब हवा की बात करते हैं, तो अगर खुदा ना खास्ता जब इस महीनों में आंधियाँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चलती हैं, तो जैसे ही आंधी चले, जिस साइड से हवा जो है वो आ रही हो, आप उस साइड पर पर्दा लगा दें ताकि बर्ड को डायरेक्ट हवा ना लगे। और मट्टी अगर आए भी तो बर्ड को जो है ना डायरेक्ट हवा अगर नहीं लगेगी तो बर्ड काफ़ी हद तक बच जाएगा। अच्छा मोहसिन, अब ज़रा हमें इस बारे में बताएं कि इस बीमारी के क्लिनिकल साइंस क्या हो सकते हैं, या कैसे इस बीमारी की जांच की जा सकती है। इस बीमारी के क्लिनिकल साइंस में आपको बता देता हूँ कि अगर तो चूज़ा होगा, चूज़े में आप देखेंगे कि चूज़ा जो है मुंह अपनी गर्दन ऊपर उठा के मुंह खोल के सांस ले रहा है। इसके अलावा चूज़ा जो है वो सुस्त हो जाएगा, एक साइड पे खड़ा होकर सांस लेगा। इसके अलावा आपको डायरिया के साइंस भी नज़र आएंगे। डायरिया की प्रॉब्लम भी आपको लिटर आप देखेंगे तो आपको डायरिया के साइंस भी नज़र आएंगे इसमें। इसके अलावा चूज़ा जो है वो फीड इनटेक कम कर देगा। और अगर आपका बर्ड ज़ाया हो रहा है तो आप उसको खोल के देखेंगे तो उसकी जो लंग्स हैं उसके ऊपर एक वाइट सी तह सी आ जाएगी, और उसकी जो सांस वाली नाली जो ट्रैकिया है उसके ऊपर एक आपको प्लग जो है ना बलगम महसूस होगी। अब बड़े बर्ड की बात करते हैं, तो बड़े बर्ड में आपको जो उसके अंडे की प्रोडक्शन है आप उससे जज कर सकते हैं। उसका शेल वीक हो जाएगा, शेल उसके टेढ़े होना शुरू हो जाएंगे, अंडा डी शेप हो जाएगा, उसका छिलका जो है वो आपके पास शेल लेस जो है ना गाने शुरू हो जाएंगे, उसके ऊपर छिलका नहीं होगा, उसके ऊपर रबड़ नुमा एक झिल्ली सी होगी।
इसके अलावा प्रोडक्शन जो है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ जाएगी, प्रोडक्शन ड्रॉप हो जाएगी, फीड इंटेक भी फ़र्क पड़ेगा, फीड इंटेक कम कर जाएगा बर्ड। और मोर्टेलिटी जो है वो उसकी रेशो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती, मोर्टेलिटी नॉर्मल रूटीन से जो है वो थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप अपने बड़ी मुर्गी को खोल के देखेंगे तो उसमें आपको एक वेंट के पास, जहाँ से वो बीट करती है, आपको वेंट के पास वाटर बैग जो है वो बना महसूस होगा, नज़र आएगा। इसके अलावा उसके लंग्स पे झिल्ली आ जाएगी और उसकी जो ट्रैकिया है वो उसके अंदर आपको बलगम महसूस होगी। तो आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं? आपने दोनों सूरतों में, बेशक आपके पास चूज़ा है या बड़ी मुर्गी है, आपने रात के टाइम लाइट्स बंद कर देनी है अपने फार्म की। लाइट जब बंद करेंगे तो आपने खामोशी से, तो जब आपका बर्ड बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, आपने खामोशी से अपने फार्म के पास जाना है और आपने वहाँ पे आपने गौर से देखना है कि आपके फार्म के अंदर से आवाज़ किस तरह की आ रही है। अगर आपके महसूस हो कि आपके फार्म के अंदर से सीटियों की आवाज़ आ रही है और कोई अब नॉर्मल किस्म की आवाज़ आ रही है, जैसे बंदा खांसता है या छींकने की आवाज़ें आती हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके बर्ड को आईबी का प्रॉब्लम जो है ना वो स्टार्ट हो गया, या आईबी का प्रॉब्लम जो है वो पहले से स्टार्ट हो चुका है। मोहसिन, इस बीमारी से बचाव के लिए किसी किस्म की कोई वैक्सीन करवाई जा सकती है फ्लॉक जी, को? आईबी में वैक्सीन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। ठीक है, डे 1 से लेके जब तक हमारे पास बर्ड रहता है फ्लॉक, जब तक हम इसको कल नहीं कर देते, उसकी वैक्सीनेशन चलती रहती है। इसमें आईबी की लाइव वैक्सीन जो है वो तो थ्रू आउट द फ्लॉक चलती हैं, और किल्ड वैक्सीन जो है वो जब आप बर्ड की रेडिंग कर रहे होते हैं 120 दिन के अंदर तकरीबन कोई 2 से 3 जो है इसकी किल्ड वैक्सीन जो है वो भी लगती हैं। तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन अगर हुई होगी तो आपके बर्ड के अंदर इम्यूनिटी होगी और वो आईबी के प्रॉब्लम को फेस कर जाएगी इजीली, नुकसान जो है वो कम होगा। अच्छा मोहसिन, इसके अलावा मैं ये बताएं कि इस बीमारी की सूरत में कौन से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है? जी, आईबी जो है ना ये वायरल डिजीज़ है, लेकिन इसमें हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करवा सकते हैं। नॉर्मली अक्सर वायरल प्रॉब्लम जब आते हैं तो उसमें एंटीबायोटिक जो है ना वो नुकसान करती हैं, लेकिन इसमें आपको एंटीबायोटिक चलानी पड़ेगी। एंटीबायोटिक मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक साल जो है वो है डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा टिलमाइकोसिन है वो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन जो है ये ज़रा हार्ड किस्म का एंटीबायोटिक है, और टिलमाइकोसिन जो है ये थोड़ा सा लाइट है। रिजल्ट दोनों के अच्छे हैं, लेकिन हमारी जो प्रैक्टिस है हम ज़्यादा अगर मसला हल्का फुल्का हो तो हम टिलमाइकोसिन इस्तेमाल करवाते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम हो तो हमने डॉक्सी इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें डायरिया का भी इशू आपको जो है ना नज़र आएगा, तो आपने कोलेस्टीन का इस्तेमाल लाजमी करना है। इसके अलावा ब्रोमेक्जीन जो है वो इस्तेमाल करेंगे हम। बेशक आप डॉक्सी इस्तेमाल करें या टिलमाइकोसिन इस्तेमाल करें, आपने ब्रोमेक्जीन जो है वो लाजमी इस्तेमाल करनी है। ठीक है, ब्रोमेक्जीन जो है वो कम्बिनेशन में भी आपको मिल जाएगी। अगर आपको कम्बिनेशन में नहीं मिली तो आपको एसेंशियल ऑयल की सूरत में मिल जाएगी। एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, उसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे मेंथॉल होता है, मेंथॉल होगा, उसके अंदर ब्रोमेक्जीन होगी, और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो बर्ड के सांस लेने के ट्रैकिए को रिलीफ पहुंचाएंगी, बर्ड इजीली सांस लेगा। तो मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि आपने डॉक्सी इस्तेमाल करनी है या टिलमाइकोसिन इस्तेमाल करनी है। आप जो भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे इसके साथ आपने ब्रोमेक्जीन का इस्तेमाल लाजमी करना है। ब्रोमेक्जीन भी एक एंटीबायोटिक है। या तो आप ये कम्बिनेशन में ले लें, अगर आप डॉक्सी इस्तेमाल करें तो आपको ऐसा कम्बिनेशन ले लें जिसके अंदर ब्रोमेक्जीन भी हो और कोलेस्टीन भी हो। ठीक है, और अगर आप टिलमाइकोसिन इस्तेमाल करें तो आप उसके साथ भी कोई कम्बिनेशन दे सकते हैं जिसमें कोलेस्टीन और ब्रोमेक्जीन हो। इसके अलावा आप सेपरेट जो है ना, ये सेपरेट भी मिल जाते हैं, वो भी यूज़ करवा सकते हैं। तो आपने ये एंटीबायोटिक जो है ये आपने इस्तेमाल करवानी है। अगर आप देखेंगे आपके बर्ड की कुछ सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी है तो आप ये एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले अमाइनोफाइलिन ह्यूमन साइड का इंजेक्शन है वो, और एवल इंजेक्शन, ये आप इस्तेमाल करवाएं। इसकी डोज़ आपको बता देता हूँ। ये आपने 2 सीसी पर लीटर जो है ना वो आपने इसको तकरीबन 6 से 7 घंटे का पानी देना है 2 दिन। ये क्या करेगा, ये जो बर्ड के ट्रैकिए के अंदर बलगम होगी उसको पिघला देगा। बलगम जो है वो निकल जाएगी, जिससे बर्ड को सांस लेने में काफ़ी सहूलत होगी और बर्ड जो है सांस लेने में दुश्वारी महसूस नहीं करेगा। तो ये एंटीबायोटिक हमेशा जो है ना अपने फार्म में बीमारी की नोयत देख के चलाई जाती है। अगर आपके फार्म में बीमारी की नोयत नॉर्मल है तो आप इसको 3 दिन चलाएं 8 से 10 घंटे। साथ आपने लीवर टॉनिक जो है वो लाजमी इस्तेमाल करवाना है, और साथ आपने बुखार का सिरप इस्तेमाल कराना है, क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम में बर्ड को बुखार लाजमी हो जाता है। तो बुखार का सिरप इस्तेमाल आप करवाएंगे, साथ लीवर टॉनिक इस्तेमाल करवाएंगे। अगर आपके फार्म में शिद्दत ज़्यादा है बीमारी की तो आपने इसको 5 से 7 दिन पर ले जाना है। तरीकाकार वही होगा कि आपने ये एंटीबायोटिक के साथ बुखार का सिरप और साथ लीवर टॉनिक आपने लाजमी देना है। इसके अलावा आप क्या करेंगे, आप फार्म के अंदर मेंथॉल की स्प्रे भी कर सकते हैं ताकि बर्ड को सांस लेने में
आसानी रहे। और अमाइनोफाइलिन, अगर आपके बर्ड को सांस लेने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप अमाइनोफाइलिन इस्तेमाल करवा लें। डोज मैंने उसकी आपको बता दी है, मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपने 2 सीसी पर लीटर अमाइनोफाइलिन और एवल इंजेक्शन, ये आपके ह्यूमन साइड शॉप से मिल जाएगा, मेडिकल स्टोर जो होता है। 2 सीसी पर लीटर दोनों की डोज़ है और आपने 6 से 7 घंटे का पानी आपने 2 दिन देना है। तो इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी बेहतरी जो है ना वो महसूस करेंगे, बर्ड आपका बेहतर हो गया काफ़ी। अच्छा मोहसिन, जिन अदवात का आपने जिक्र किया ज़्यादातर ये तो एक बड़ी पैकिंग में अवेलेबल होती है मार्केट में, तो वो हजरात जो घर पे फार्मिंग कर रहे हैं या फिर घर पे जिन्होंने शौक़ किया हुआ है कोई 50-100 मुर्गियों का, तो अगर खुदा ना खासा उनके फ्लॉक में इस किस्म का कोई मसला बनता है तो वो क्या कर सकते हैं? उनके लिए भी कोई ट्रीटमेंट आप तजवीज़ कर दें। जी, मैं आपको ट्रीटमेंट उसका बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमाइनोफाइलिन और एवल जो है वो आप इस प्रॉब्लम में दे सकते हैं। होपफुली इससे आपको जो है ना काफ़ी फ़ायदा होगा। आपको पॉसिबिलिटी है कि आपको एंटीबायोटिक ना चलानी पड़े। अगर आपका आईबी का जो है अभी स्टार्ट हो, अगर तो स्टार्ट हो चुका है फिर आपको साथ दूसरी एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। तो ये अमाइनोफाइलिन और एवल जो है ये कोई बहुत ज़्यादा महंगी मेडिसिन नहीं है, ये इंजेक्शन है, ये आपको बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पे जो है ना ह्यूमन साइड के स्टोर से मिल जाएंगे। आप ये इस्तेमाल करवाएं। और अगर आपने साथ डॉक्सी देनी है तो आप वेब्रामाइसिन के कैप्सूल ले लें, वेब्रामाइसिन के कैप्सूल दें। अगर आपके पास बर्ड जो है वो बड़ा है तो आपने उसको पर बर्ड एक कैप्सूल जो है वो उसके गले में जो है ना मुंह खोल के उसके गले में डाल देना है। और अगर आपके पास चूज़े हैं तो आप उसकी डोज जो है वो एक कैप्सूल एक लीटर में इस्तेमाल करवाएं। साथ तरीका अगर वही है कि आपने साथ लीवर टॉनिक देना है। लीवर टॉनिक अगर तो आप ह्यूमन साइड का लेंगे तो आप उसमें जेटी पार इस्तेमाल करवा सकते हैं, उसके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। स्लीवर इस्तेमाल करवा सकते हैं। जेटी पार की डोज जो है वो 1 सीसी 1 लीटर में, और जेटी और स्लीवर की डोज जो है वो 2 सीसी 1 लीटर में। साथ आपने इसको पैरासीटामोल जो है वो इस्तेमाल करवानी है। तो इंशाल्लाह ये आपको महंगी अद्वियात नहीं खरीदनी पड़ेंगी। ह्यूमन साइड की जो मेडिसिन है उसी से आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा आप वैसे काफ़ी सहूलत आ गई है। अब आप देखेंगे मुख्तलिफ वेटरनरी स्टोर पर जाएंगे तो आपको 100 ग्राम, 50 ग्राम या 250 ग्राम की साशे भी मिल जाती है जिसमें मुख्तलिफ एंटीबायोटिक का कम्बिनेशन होता है, वो भी देख सकते हैं। अच्छा मोहसिन, इस बीमारी से बचाव के लिए किसी किस्म की एहतियात की जा सकती है? बेसिकली जो आईबी का अटैक होता है इसमें हमारा जो मेन टारगेट होता है इसके टाइटर जो है ना उनको जो है ना हाई करना होता है। ठीक है, वैक्सीनेशन को जब थोड़ा सा टाइम गुजर जाए या वैक्सीनेशन ना हुई हो तो जब टाइटर लो होते हैं तो ज़्यादातर बीमारी का अटैक तब भी आता है बर्ड में। तो हमने इसमें क्या करना है, मैं आपको इसका थोड़ा सा एहतियाती तदाबीर बता देता हूँ। जैसे ही आपको नज़र आए कि आपके बर्ड के अंदर आईबी के साइन आ रहे हैं, चाहे वो चूज़ा है या चाहे वो बड़ी मुर्गी है। बड़ी मुर्गी में तो आपके जो अंडे हैं आपको वही बता रहे होंगे कि आपके बर्ड को आईबी का प्रॉब्लम आ रहा है। उसके आगे जो है वो डी शेप आना शुरू हो जाएंगे। तो आप क्या करें, आप विटामिन ई प्लस सेलेनियम, आपने कम्बिनेशन जो है ये 3 दिन चलाना है। ठीक है, ये ह्यूमन साइड में तो आपको नहीं मिलेगा, ये आपको वेटरनरी स्टोर से लेना पड़ेगा। इसमें डोज रिकमेंड की होती है ऊपर, जो डोज रिकमेंड की हो वो आप इस्तेमाल करवाएं। डेली आपने 3 से 4 घंटे का पानी देना है 3 दिन। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको देसी टोटका बता देता हूँ एक। ठीक है, देसी टोटके में आपने लहसुन का इस्तेमाल करवाना है। लहसुन का इस्तेमाल ऐसे है कि 50 बर्ड की आपने क्वांटिटी ले लेनी है। 1 पाव लहसुन 50 बर्ड के लिए आपने ले लेना है। उसका जूस निकलवाएं, उसका जूस निकाल लें आप। उसका जो जूस होगा वो पानी में मिक्स करके बर्ड को पिला दें। ठीक है, और जो उसकी फोक होगी वो आपने 50 बर्ड की जितनी बनेगी फीड बनेगी आप उसके अंदर मिक्स करके उसको फीड में दे दें। ये आपने 6 दिन ये काम करना है। उसके बाद आपने कोई एंटीवायरल स्प्रे ले लेना है। ऐसा डिसइंफेक्टेंट स्प्रे भी इसे कहते हैं, एंटीवायरल स्प्रे भी इसे कहते हैं। आपने ऐसा स्प्रे लेना है जो आप बर्ड के ऊपर भी करें तो बर्ड को प्रॉब्लम ना हो। अक्सर स्प्रे ऐसे होते हैं जो जिनके बर्ड के ऊपर अगर हम करें तो बर्ड को प्रॉब्लम आ जाती है या बर्ड को नुकसान होता है। तो आपने इस बात की तसल्ली करनी है कि आपने ऐसा स्प्रे लेना है जो वायरस की शिद्दत को कम करे और बर्ड को नुकसान ना पहुँचाए। आपने वो स्प्रे लेना है, अच्छी तरह बर्ड के ऊपर भी करना है और आपने फार्म के अंदर भी कर देना है। तो आप वो स्प्रे इस्तेमाल करवाएं। वो स्प्रे इस्तेमाल कराने के 6 से 8 घंटे बाद आप अपने बर्ड को लाइव वैक्सीन दे दें। पानी में मिला के आप वैक्सीन देंगे। और एक बात का ख्याल रखना है आपने कि आपने वैक्सीन की स्ट्रेन आपने हमेशा जो है ना वो डिफरेंट इस्तेमाल करनी है। हर कंपनी की स्ट्रेन अपनी होती है। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंटरवेट की जो स्ट्रेन है वो MA5 IB के लिए, और जो मैरियल की है इसकी H120 है। तो आपने हर दफ़ा जो है ना स्ट्रेन चेंज करनी है। अगर आपने एक दफ़ा MA5 दे दिया तो आप नेक्स्ट टाइम H120 देंगे। ठीक है, इसके अलावा एक स्ट्रेन और भी है 491, वो भी इंटरवेट की है। वो ज़रा हाई पोटेंसी स्ट्रेन है, वो उसको हम IB प्राइमरी कह देते हैं। ठीक है, तो आपने हर दफ़ा स्ट्रेन चेंज करके देनी है। जैसे ही आपने लाइव वैक्सीन देनी है उसके बाद फिर आपने 6 दिन लहसुन का इस्तेमाल करवाना है। वही जो डोज आपको बताइए कि 50 बर्ड
के लिए 1 पाव लहसुन उसका जूस आप पानी में मिक्स करके देंगे और उसकी फोक जो है वो आप उसको फीड के अंदर मिक्स करके देंगे तो आपको इंशाल्लाह बेहतरी महसूस होगी, आपके अंडे सही हो जाएंगे। आपका बर्ड अगर ज़ाया हो रहा है तो आप देखेंगे उसके अंदर से आईबी के प्रॉब्लम या साइन जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। अगर आपका फ्लॉक काफ़ी बड़ा है तो उसमें सबसे बेहतर यही है कि आप 15-20 दिन ये एहतियाती तदाबीर करने के बाद अपने बर्ड का ब्लड सैंपल जो है वो लेबॉर्ट्री में भिजवा के उसके टाइटर चेक करवा लें तो वो काम जो है वो सबसे ज़्यादा तसल्ली बख्श हो जाएगा। चलो शुक्रिया मोहसिन हमारे व्यूअर्स को ये तमाम मालूमात फराहम करने के लिए। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके जहन में जितने भी आईबी से मुतल्लिक सवाल होंगे उन तमाम सवालों के जवाब आपको मिल सकेंगे इस वीडियो से। तो व्यूअर्स मोहसिन के दिए गए मशवरे पर अमल करें और जो ट्रीटमेंट मोहसिन ने तजवीज़ किया है, अगर खुदा न खास्ता किसी भाई के फ्लॉक में आईबी का इशू बनता है तो वो इस मशवरे पर अमल करे और वो ट्रीटमेंट अपनी मुर्गियों को दे। इंशाल्लाह बहुत अच्छे नताइज हासिल होंगे इस ट्रीटमेंट से। तो व्यूअर्स अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त और इंशाल्लाह इसी तरह से किसी और टॉपिक पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।